Okay. Hello students. Today we'll start the new session of organic chemistry, that is isomerism and its classification. आज का हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म का है. Now in isomerism generally all the students are familiar with this topic, that is isomerism, because हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी आइसोमेरिज्म ये टॉपिक पढ़ा था. अब थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर ऑफ वैरायटीज आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म इज ऑलरेडी नोन अबाउट द आइसोमेरिज्म, दैट इज सेम the substance having the same or compounds having the same molecular formula but different structural formula, okay, known as isomerism. okay, कि जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज अलग होते हैं, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. ये हमारा एकदम बेसिक डेफिनेशन है. This definition is not applicable for all type of isomerism. Okay, so now students, अब हम आते हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन के ऊपर कि what is the classification of isomerism. Okay, so isomerism में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स आएंगे, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. मतलब आइसोमेरिज्म को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. First one is a structural and the second one is stereoisomerism. Okay, stereoisomerism ये हमें 12th के लिए डिस्कस होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा 11th के लिए यूज होता है. तो आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन आइसोमेरिज्म का देखने वाले हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म. इट विल बी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्केलेटन. ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कुछ हम साइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करना है. मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. सो टोटल 5 टाइप्स यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे. एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल ऐसे दो टाइप्स डिस्कस करेंगे. कन्फर्मेशनल में हमारे दो टाइप्स आते हैं, जैसे एक सीस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है. ओके, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, और दूसरा हमारा जो कॉन्फ़िगरेशनल जो होगा उसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आते हैं. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे. ओके, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर नेचर ऑफ कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन. ओके, जैसे कि हमारे पास 4 कार्बन्स है. ओके, देयर आर 4 कार्बन्स. ये हमने अल्केन ड्रॉ किया. ओके, अब मैंने इस स्केलेटन को थोड़ा चेंज कर दिया. 3 कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन में ले लिए, एक यहाँ पे मैंने सेकंड कार्बन को अटैच कर दिया. सो बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन्स. ओके, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है. तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया. दिस इज अ स्ट्रेट चेन एंड दिस इज अ ब्रांच चेन. यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पे एक कार्बन उसको अटैच हो गया. जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10. सो वी हैव टू ड्रॉ, दिस इज अ CH3, CH2, CH2, CH3, दैट इज N ब्यूटेन. ओके, अब हमने क्या किया, एक मिथाइल ग्रुप जो है हमने अभी स्ट्रेट चेन नहीं रखी है, स्ट्रेट चेन को एक ब्रांचिंग दे दिया, एक सब्स्टिट्यूशन दे दिया. तो यहां पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया. ये हमारा है स्ट्रेट चेन. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट चेन. और ये आपका हो गया ब्रांच चेन. ओके, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं होगी, इसमें ब्रांचिंग आ गई. तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए. बट व्हेन यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, देयर 4 कार्बन, हियर आल्सो 4 कार्बन. number of hydrogen 3 plus 2 plus 2 plus 3, that is 12, sorry 10. And now same here, 3 carbon, sorry 3 hydrogen, 3 hydrogen, 3 hydrogen and 1, 3 3s are 9 plus 1 10. okay, same. अब यहाँ पे हमने अल्केन देखा है,
नाउ वी डिस्कस अल्कोहल। अब यहाँ पे अल्कोहल सॉरी अल्डिहाइड के बारे में हम देखेंगे कि दिस इज अ ब्यूटेनल, 1 2 3 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन है। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, ये स्ट्रेट चेन ना होते हुए ये ब्रांच चेन हो गई, क्योंकि एक ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे हमारे टोटल 8 और ऑक्सीजन 1 होगा। सेम ईयर देर आर 3 3 1 एंड 1, C4 H8 और ऑक्सीजन 1 है। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया स्ट्रेट चेन और ये हो गई आपकी ब्रांच चेन। तो ये आपका ब्यूटेनल हो गया और ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल। बिकॉज अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखो CH3 CH CHO और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दी फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया 2 मिथाइल एंड दिस इज अ प्रोपेनल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी ये होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। अंडरस्टूड? ओके, चलो अब नेक्स्ट चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेकेंड टाइप जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन मतलब लोकेशन, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स are known as position isomers and the phenomena is called position isomerism। कि जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास है पेंटेन 1 2 3 4 5। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 कार्बन हमने ले लिए। अब यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड डाल दिया, तो ये हो गया अल्कीन, दैट इज पेंटीन। ओके, एंड नाउ आप इस डबल बॉन्ड को चेंज करो, तो ये हो गया पेंटीन। बट एक्चुअल अगर हम इसका नेमिंग देखेंगे तो ये क्या आएगा, डबल बॉन्ड जहां पे है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हियर आल्सो लेफ्ट टू राइट। ओके, एंड द IUPAC नेम इज पेंट, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन को है, सो वी कैन राइट 1-ENE और यहां पे आ जाएगा पेंट 2-ENE। ओके, क्या हो गया, आपने डबल बॉन्ड जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन में था उसको सेकंड और थर्ड कार्बन में प्लेस कर दिया। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर किसके वजह से डिफरेंट हो गया, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप का लोकेशन अगर चेंज होता है या फिर किसी डबल बॉन्ड का लोकेशन या फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन चेंज होता है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो आइसोमेरिज्म या जो आइसोमर्स फॉर्म हो गए उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स एंड द होल प्रोसेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम हियर देयर आर 4 कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है फर्स्ट और इसमें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। ओके, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 ब्यूटीन और ये हो गया 2 ब्यूटीन। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, बट इनके IUPAC नेमिंग चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में अभी हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बारे में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। ओके, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड। नाउ हियर अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिस इज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से नंबरिंग होगी। सेम 1 2 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 6। तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड और सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ओके, अगर हम इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन। कॉमन नेमिंग के लिए ऑर्थो पैरा मेटा यूज करते हैं। अब वही मिथाइल ग्रुप जगह अगर हम थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, जिसको हम कहेंगे मेटा टोलोनल्डिहाइड। ओके, अगर ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे लगे तो इसको कहा जाएगा 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, या फिर हम इसको कहेंगे पैरा टोलोनल्डिहाइड। अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या हो गया कि आपने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है एक ही है, सब जगह आपका जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो सेम है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ओके, CH3 ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और उसके लोकेशन चेंज होने के वजह से क्या हो गया, आइसोमर्स फॉर्म हो गए, आर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, तो ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म से ही बिलोंग करेगा। पहली कैटेगरी देखिए जिसमें डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो गया, सेकेंड कैटेगरी में हमने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का लोकेशन चेंज कर दिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो गए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज आर सेम बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, इसमें हमारे 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इससे हमें क्या क्या बन सकता है, देखो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे प्रोपेनल, मतलब CH3 CH2 CHO, ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, फिर हमने यहां पे बनाया है प्रोपेनॉन, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका आ गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप। बच्चों दोनों इसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, बट यहां पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग आ गए। फिर हमने बनाया है अल्कोहल, यहाँ पे हमने बनाया है अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। देखो काउंट करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 हो गए, 4 और 2 6, नंबर ऑफ कार्बन 3 और ऑक्सीजन 1। ये हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेनॉल, मतलब इसको यहाँ पे कहा जाएगा कि ये आपका, इसके अंदर आपका अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। और वन मोर ग्रुप यहाँ पे हम ये भी बना सकते हैं कि लाइक CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। ओके, ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथीन, ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथीन। ओके, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप बन गए। अब यहाँ पे इसको फंक्शनल दैट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल दैट इज फंक्शनल ग्रुप। आपका इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट। जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है। ओके, चलो अब नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म फिनिश होने के बाद ओके सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे साइक्लिक आइसोमर्स भी आएंगे फंक्शनल आइसोमर्स में। तो यहाँ पे साइक्लिक आइसोमर्स है हमारा ऑक्सीटेन, यहाँ पे है आपका मिथॉक्सीरेन और यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेनॉल। मतलब यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3। ओके, यहाँ पे आपका 1 2 और यहाँ पे आपका 1 2 3। ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा
ऑक्सीडेन, यहाँ पे आएगा आपका इपॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। सी, दिस इज इपॉक्सी प्रोपेन, ये आपका आएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। तो जो 4 कंपाउंड्स देखे थे उसमें और ये 2 कंपाउंड्स आप ऐड कर लो, दैट इज अ साइक्लोप्रोपेनॉल, हियर इज अ CH2, CH2, CH एंड OH। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C6, सॉरी C3H6O, इट इज आल्सो C3H6O, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी आपका साइक्लिक कंपाउंड्स बनेगा, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे आपका ईथर है, ओके, यहाँ पे आपका ईथर है, साइक्लिक ईथर, दिस इज अ साइक्लिक ईथर, और ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ मेटामर्स, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद अब हम बात करेंगे मेटामर्स के बारे में। मेटामेरिज्म मीन्स व्हाट? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप नोन एज अ मेटामर्स। यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे हमने यहाँ पे यू नो द ईथर, ROR डैश, ओके, अब इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप समझो ले लिया है CH3 CH2O, मतलब ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया इथाइल, और यहाँ पे भी मैंने लिया है CH2 CH3, यहाँ पे आपका अल्काइल भी ग्रुप है इथाइल। अब हम क्या करेंगे, अब जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच है जिसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं, अब इसमें लेफ्ट और राइट में जो अल्काइल ग्रुप है उसको वेरी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 कार्बन ले लिया और यहाँ पे 1 कार्बन ले लिया, तो इसमें क्या हो गया कि बेस्ड ऑन द डेफिनेशन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे बस 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, और ऊपर हमारे पास 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप उसको अटैच है। मतलब इन दोनों में क्या हो गया, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, सो देयर आर 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, both having the same 1 2 3 4 carbon, same here 1 2 3 and 4 carbon, hydrogen 3 plus 2 plus 2 plus 3, ओके, ये होगा 10, देन 3 plus 2 plus 2 plus 3, ये भी होगा 10, और एक सिंगल ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ईथर लिंकेज थी लेफ्ट और राइट में डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो गए। पहले इसमें क्या हो गया, दोनों जगह इथाइल इथाइल था, अब यहाँ पे आ गया आपका प्रोपाइल, और यहाँ पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम कहेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके। और ये होगा आपका, यहाँ पे आपका ग्रुप होगा CH3, ये ग्रुप ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर आप कंसीडर करते हो इथॉक्सी, और ये इथेन, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे आपने सिर्फ अल्काइल ग्रुप अलग अलग कर लिए, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन थी आपने अल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट को चेंज कर दिया, ओके। तो इसमें क्या होगा, मेटामर स्पेशली क्या होगा, अल्काइल ग्रुप के लोकलाइजेशन को ही डिस्कस करेगा, उसके ही लोकेशन को डिस्कस करेगा, और उसी बेस पे जो आइसोमर्स फॉर्म होंगे उसको हम कहेंगे मेटामर्स, और उस फेनोमेना को हम कहेंगे मेटामेरिज्म, ओके। बट डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हमने चेंज किए है बच्चों, ओके। नाउ मेटामर्स के बाद, मेटामर्स के और भी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन मोर एग्जांपल ऑफ मेटामर्स,
नाउ जनरली यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे भी आप अल्काइल ग्रुप को चेंज करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, फिर जब नीचे आए तो लेफ्ट में CH3 रखा, राइट में आपने C3H7 रखा और यहाँ पे रखा है CH3, यहाँ ऊपर C2H5 दोनों तरफ था, सेम अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। तो जनरली यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज करेंगे तो स्पेशली इसमें देखा जाएगा इथर O, कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप के बाद अमाइन ग्रुप हम लोग यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हम यूज करेंगे, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, या सल्फर। तो इस तरीके से इसके लेफ्ट राइट में जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हो गए वो अल्काइल ग्रुप्स हो गए, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फिक्स होगा, बट फंक्शनल ग्रुप की जो दो वैलेंसीज होगी वो अल्काइल ग्रुप एक्वायर करेंगे और उनके नंबर्स वेरी होंगे, जिसके वजह से मेटामर्स फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द मेटामर्स के बाद टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, इसको कहा जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसको समझ लो, यहां पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम का डिलोकलाइजेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगी, इज कॉल्ड डिलोकलाइजेशन, इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। देखो द फिनोमिना ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। ओके, टोटोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जनरली हम लोग उसको रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एसिटल्डिहाइड, ओके, CH3 को थोड़ा सा हम एक्सपांड कर लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे H, नाउ यू कैन राइट H एंड H, ओके, डन। अब ये हो गया C डबल बॉन्ड O H। अब ये हमारा अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अ कार्बोनिल कार्बन ग्रुप। अब इससे जो पहला कार्बन आएगा वो होगा अल्फा कार्बन, ओके, वो क्या होगा, दिस इज अ अल्फा कार्बन, और ये हो जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? तो अब इसमें क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे H और H, एक हाइड्रोजन चला गया, किसके पास चला गया, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म किया, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया ये कार्बन के बीच में, और यहाँ पे आ गया आपका H। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हो गया, अल्कोहल में, जिसको हम कहेंगे विनाइल अल्कोहल। विनाइल मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन भी आ गया और अल्कोहल ग्रुप भी आ गया, जिसको हम कहेंगे विनाइल अल्कोहल। तो बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम की रीअरेंजमेंट की वजह से क्या फॉर्म हो गया, टॉटोमर्स फॉर्म हो गए। इस फिनोमिना को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। सो दीज आर दी टॉटोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है। गॉट इट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम रीअरेंज हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं टॉटोमर्स। ओके, देखो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन है और यहां से हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH, और फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2CHOH, जिसको हम कहेंगे विनाइल अल्कोहल। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये हो गया अभी हमारा आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 टाइप्स देखे थे। पहला हमने देखा चेन आइसोमेरिज्म, फिर हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देखा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोगों ने मेटामर्स एंड टॉटोमर्स देखा है। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशनल बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका डिस्कशन जो होगा वो 3 डायमेंशनल बेस पे होगा। ओके, सो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। So stereoisomers having same molecular formula, okay, but differing in 3-dimensional orientation, okay, 3-dimensional orientation of their atoms in a space, okay, that is a different spatial arrangement. इसमें क्या होगा, molecular formula same होगा, but उनके जो attach atom से या group of atom से उनका 3-dimensional orientation क्या होगा, spatial orientation क्या होगा, different होगा, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम होगा, ओके, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, बट कैसे स्ट्रक्चर्स, जिसमें 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन होगा और उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट जिसके अंदर रोटेशंस होंगे, और वो रोटेशंस की वजह से उनका 3D शेप डिस्टर्ब होगा, और वो शेप को हम ऑब्जर्व करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको 2 टाइप्स के आइसोमर मिलते हैं। एक आपको मिलेगा सीस फॉर्म, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिकल, और ट्रांस को कहा जाता है नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉन आइडेंटिकल। ओके, एक होगा सिस मींस आइडेंटिकल एंड ट्रांस मींस नॉन आइडेंटिकल। ओके, अब जैसे यहां पे सिस आइसोमर्स में देखो क्या होगा कि जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दे आर लाइज इन सेम साइड ऑफ दिस डबली बॉन्डेड प्लेन। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर की तरफ ये 2 हाइड्रोजन्स है और नीचे की तरफ 2 मिथाइल ग्रुप है। तो आइडेंटिकल ग्रुप आर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट, सिस आइसोमर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आइडेंटिकल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइडेंटिकल ग्रुप है जो डबली बॉन्डेड कार्बन में सब्स्टिट्यूटेड है, और वो क्या है, डबल बॉन्ड के एक तरफ है, और दूसरे सेम ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप दूसरी तरफ है। ओके, मतलब सीस फॉर्म में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। बट ट्रांस में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप आर लाइज ऑन द अपोजिट साइड्स। ये आपका प्लेन है डबल बॉन्डेड का, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, इट इज अ नॉन आइडेंटिकल आइसोमर, जिसको कहते हैं कि द आइडेंटिकल एटम्स आर लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांस आइसोमर। और यहाँ पे देखो मिथाइल है और ये मिथाइल, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, चलो इसकी डेफिनेशन और थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। See, the isomer in which 2 identical atom or group lies on the same side of the double bond. ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, ओके। और ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, द आइसोमर इन विच 2 आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। कहा हो गए, अपोजिट साइड में हो गए। जैसे मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड के, एक ऊपर एक नीचे, सेम हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे है। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सीस आइसोमर्स आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड में होंगे, और ट्रांस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स में होंगे। इतना ही आप इसको याद रखोगे। तो ये आपका हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अंडरस्टूड। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस एंड ट्रांसफॉर्म आते हैं। अब हम बात करेंगे
कन्फर्मर की। कन्फर्मर किसे कहते हैं? A form of stereoisomerism in which isomer can be interconverted exclusively by the rotation of CC single bond. These are called rotamers. कि जैसे हमारे पास बच्चों देखो, ये कार्बन और कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन इसको अटैच है और यहाँ पे इसको हाइड्रोजन अटैच है। ये वाला हाइड्रोजन आइटम और ये वाला हाइड्रोजन आइटम जितना एक दूसरे से क्लोज हो गए, इनके बीच में रिपल्शन होगा और इनके सराउंडिंग में एक ऐसा रोटेशन होता है, लाइक जिस तरीके से कि ये कार्बन एटम और ये दूसरा कार्बन एटम है और ये इस तरीके से क्या हो गए, रोटेट हो गए। इस रोटेशन को कहा जाता है कन्फर्मेशन। इसी रोटेशन को क्या कहा जाता है? कन्फर्मेशन। और इस रोटेशन के वजह से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं उसको हम कहते हैं कन्फर्मर्स। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स। अंडरस्टूड? सो देखो यहां पे, अब यहां पे ये कार्बन है, ओके, ये फ्रंट साइड वाला कार्बन है और ये जो बड़ा सा सर्कल है ये बैक साइड वाला कार्बन है। अंडरस्टूड? अब इसमें फ्रंट साइड में ये ग्रुप्स लगे हैं CH3H एंड H और बैक साइड वाले पे भी CH3H एंड H। जब ये 60 डिग्री रोटेट हो गए, इनका रोटेशन अगर 60 डिग्री हो गया तो क्या होगा? CH3 थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा लाइक दिस, फिर ये वाला हाइड्रोजन इसके क्लोज आ जाएगा, 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके क्लोज आ जाएगा 60 डिग्री रोटेशन की वजह से, और इस तरीके से ये क्लोज आएंगे। और इस तरीके से आपको दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप से काफी दूर है, ओके, वो काफी दूर है, और जब उसने रोटेट किया, मतलब जैसे ही डबल सिंगल बॉन्ड की सराउंडिंग में एक दूसरा कार्बन और पहला कार्बन दूसरे कार्बन के रोटेशन में आ गए, जिसको हम कंफर्मेशन कहते हैं, रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड व्हाट? कंफर्मेशन। तो इसमें क्या हो गया? कार्बन रोटेट हो गया। कार्बन रोटेट होने के बाद वो जो उसके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स थे उस कार्बन के, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? लार्ज था, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? स्मॉल था। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम था और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा था। वो क्यों ऑब्जर्व हो गया? बिकॉज ऑफ द रोटेशन। और इस रोटेशन के वजह से जो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं कन्फर्मर्स। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कन्फर्मर्स। थोड़ा और डीपली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, these isomers are formed by the rotation between कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके, और इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में ही अगर डबल बॉन्ड होगा तो कंफर्मेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। अल्केन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन। बहुत सारे, इतने सारे कंफर्मेशंस आपको ऑब्जर्व हो गए कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इनफाइनाइट नंबर्स, ओके। द रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ये फ्री नहीं होगा कि जैसे ये रोटेट हो रहा है, जैसे कि फैन रोटेट होता है, ऐसा वो कंप्लीटली रोटेट नहीं होगा कंटिन्यूशन में, ये फ्री नहीं होगा। जैसे रोटेट हो गए देन अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल place, then again rotate and then come back to the original place, rotate come back, rotate come, it is not a free, okay, ये free नहीं होगा, okay। It is hindered by the small energy barrier 1 to 20 kilojoule per mole due to the weak repulsive interaction between the adjacent bond, okay। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेंथ, रिपल्सिव अट्रैक्शन। अब रिपल्सिव अट्रैक्शन क्यों होता है? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, रिपल्सिव अट्रैक्शन क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। ओके, कंफर्मेशन इन इथेन, इसको हम जरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कंफर्मेशन ऑफ इथेन में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि इथेन का कंफर्मेशन देखना है। जैसे कि हमारे पास ये 2 कार्बन एटम है इथेन के अंदर के, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसमें कंफर्मेशन कैसे होगा, कंफर्मर्स कैसे हो गए, कैसे
आइसोमर्स फॉर्म होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जनरली इथेन का फॉर्मूला हमारा है C2H6 कंटेन CC सिंगल बॉन्ड, ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। ये सबको पता है कि one carbon atom stationary and rotate the other carbon atom around the CC axis। आप क्या करोगे, इस कार्बन को फिक्स करोगे और इसको रोटेट करोगे अराउंड द सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसमें डिफरेंट रोटेशंस आपको मिलेंगे और उसमें दो टाइप्स के कंफर्मेशन आपको मिलते हैं। एक मिलता है आपको इक्लिप्स कंफर्मेशन और एक मिलता है आपको स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो इक्लिप्स कंफर्मेशन क्या है और स्टैगर्ड कंफर्मेशन क्या है? ठीक है, इसमें क्या होगा कि there are two extreme cases, one such as conformation in which hydrogen atom attached to two carbon are close together, और यहां पे क्या होगा, far apart as possible। दो कंडीशंस आती है, अगर वो एडजेसेंट एटम्स, ओके, अगर एडजेसेंट एटम्स जो है, जो कार्बन को अटैच है, वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम अगर एक दूसरे के क्लोज आ गए तो उसको इक्लिप्स कंफर्मेशन कहा जाएगा, और एक दूसरे से दूर चले गए तो उसको स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहा जाएगा। अंडरस्टूड? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन कैन बी रिप्लेस बाय सोर्स एंड न्यूमन्स प्रोजेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म से। अंडरस्टूड? इसको हम दो तरीके से बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो यहां पे हम देखते हैं, सी, अब न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म, ये आपका नियरर कार्बन है, मतलब जो आपके सामने है, क्लोज है, और ये बैक साइड वाला जो सर्कल है ये आपका रियर कार्बन है, मतलब बैक साइड वाला, एक फ्रंट में है और एक बैक में है। ओके, तो ये आपका क्लोज कार्बन हो गया जो आपके सामने है, मतलब फर्स्ट नंबर वाला, यहाँ पे मेंशन करता हूं कार्बन नंबर 1, और ये है आपका कार्बन नंबर 2। तो जिस तरीके से C1 एंड C2। ओके, अब C1 को हमने आगे रखा है, C2 को पीछे रखा है। ओके, चलो ये आपका कार्बन आ गया फर्स्ट। अब इसको ये हाइड्रोजन अटैच है, इसको लेबल करता हूं 1, इसको लेबल करता हूं 2, और इसको लेबल करता हूं 3। ओके, अब इसका एडजेसेंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये हो गए दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम। ये हो गया H2 और ये हो गया आपका H3। ठीक है, ये हो गया आपका H3। अब ये इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, H2 H2 H1 H1 एंड H3 H3। जब हम इनको रोटेट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ओके, ये है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म, दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म। बाय यूजिंग द न्यूमन प्रोजेक्शन, यहां पे हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज कंफर्मेशन इन इथेन। इथेन के अंदर का कंफर्मेशन हम न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म से, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन फॉर्म, तो जिसमें हम बता रहे हैं कि दो कार्बन को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया और उसके हाइड्रोजन एटम्स को। अब ये जब रोटेट हो गए, आफ्टर रोटेशन ये आपको जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम है, जैसे कि H1 H1 क्लोज होगा, H2 H2 क्लोज होगा और H3 H3 क्लोज होगा। तो इससे क्या पता चला, रोटेशन के बाद उनके स्ट्रक्चर चेंज हो गए, और यहाँ पे ये जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन को ही तो कहा जाता है कंफर्मेशन। अब ये इसको भी लेबल किया गया है कि इसमें दो टाइप के कंफर्मेशन आते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को अटैच है, ओके, वो अगर एक दूसरे से दूर है तो उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ये होगा आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और वो एक दूसरे के क्लोज है तो उसको कहा जाएगा इक्लिप्स, इक्लिप्स कंफर्मेशन। अंडरस्टूड? तो इक्लिप्स में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बॉन्डेड एटम्स आर क्लोज, एंड इन स्टैगर्ड एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। ओके, अंडरस्टूड? तो आपको प्रोजेक्शन, सॉरी, कंफर्मेशन में दो टाइप्स मिलेंगे, एक मिलेगा स्टैगर्ड कंफर्मेशन और एक मिलेगा इक्लिप्स कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में करस्पॉन्डिंग बॉन्डेड एटम्स आर far away, far apart, and in eclipse they are close. Okay,
अंडरस्टूड। सो कंफर्मेशन में दो टाइप्स देखे। कंफर्मेशन में हमने एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन देखा, एक इक्लिप्स कंफर्मेशन देखा, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म बेसिस। ओके, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन। अब इसमें हमें देखना है कि इक्लिप्स कंफर्मेशन और स्टैगर्ड कंफर्मेशन, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ये रोटेशन होता है। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से क्लोज भी आते हैं और दूर भी जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ओके, उतना ही रिपल्शन कम होगा। क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा? लेस होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रिपल्शन डिक्रीज होगा। और यहां पे अगर डिस्टेंस क्लोज हो गया, मतलब स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम है, और रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसमें? स्टैगर्ड कंफर्मेशन में, एज कंपेयर टू इक्लिप्स। बिकॉज इक्लिप्स में क्या होगा? हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट करेंगे। रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस को आप याद रखोगे। इन इक्लिप्स कंफर्मेशन bonds are very close and have a maximum repulsion, and in staggered conformation are at the maximum distance have a minimum repulsion. So repulsion is directly proportional to inversely proportional to stability, means repulsion increases, stability decreases. Okay, and repulsion decreases, stability increases. Okay students, so now यहाँ पे आपने कंफर्मेशन में दो टाइप के कंफर्मेशन देखे, एक देखा स्टैगर्ड कंफर्मेशन, एक देखा इक्लिप्स कंफर्मेशन बेस्ड ऑन न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म and Sohor's projection form. Okay, तो Sohor's projection form it is a type of projection form actually, but यहाँ पे हम Newman projection form को ही समझ रहे हैं. Okay, and the last type of the isomerism, okay, last type of the isomerism is optical isomerism. Okay, it is a very interesting part. So the isomers that rotate the plane polarized light are called ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा? प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में रोटेट किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है और इस कंटेनर के अंदर हमने ऑप्टिकल आइसोमर लिया हुआ है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर लिया है। तो प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन है वो एक तो राइट साइड में रोटेट होगा या लेफ्ट साइड में रोटेट होगा। व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? दे प्लेन पोलराइज लाइट किसे कहते हैं? द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज माइग्रेट इन ओनली वन, वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। ओके, इस लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। मतलब जैसे कि लेजर लाइट वगैरह होती है, नॉर्मल लाइट्स जो होती है, ऑर्डिनरी लाइट्स लाइक बल्ब, कि वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी? सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। इस डायरेक्शन को अगर कोई आइसोमर रोटेट करता है, मतलब उसके रोटेशन को राइट या लेफ्ट में रोटेट करता है, जैसे कि ये डायरेक्शन समझो है ऑप्टिकल आइसोमर का। ओके, ये ऑप्टिकल आइसोमर का डायरेक्शन है। अब अगर ये रोटेट हो गया इस तरीके से राइट साइड में, ओके, ये राइट साइड में रोटेट हो गया, तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। और अगर ये लेफ्ट में रोटेट हो गया, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो इसको कहा जाएगा लेवो रोटेटरी आइसोमर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, उसके वाइब्रेशन डायरेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, उसके डायरेक्शन को राइट और लेफ्ट में रोटेट करते हैं। तो इसको कहा जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक इनॉन्शियोमर। व्हाट इज इनॉन्शियोमर?
enantiomer is an optical isomer actually and are non-superimposable. They show the non-superimposable mirror images. अगर आप enantiomer का mirror image लोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा. नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स व्हाट? परफेक्टली मैच करने के बाद. देखो अगर मेरा हैंड है, मैं अगर आईने के सामने रखता हूं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड के जैसे लगेगा और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा लाइक दिस. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा. देखो मेरे थम्स अलग अलग है. ओके, गॉट इट माय पॉइंट? अगर ये इस तरीके से है लाइक दिस, सो इज कॉल्ड व्हाट? सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, सुपर इम्पोजिबल कब होगा? लाइक दिस. पूरा मतलब अगर जब आप होता है इस तरीके से तो सुपर इम्पोजिबल होता है. नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब वो परफेक्टली मैच नहीं करेंगे. ईच एंड एवरी बॉन्डेड एटम जब परफेक्टली मैच नहीं होगा तो उसको कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को कहा जाएगा इनॉन्शियोमर्स. तो इनॉन्शियोमर किसे कहते हैं? कि जिनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है. ओके, a molecule or ion that can exist a pair of enantiomer is said to be optically active and are said to exhibit the optical isomerism. तो enantiomers जो होते हैं स्पेशली वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. enantiomer अगर कोई है तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट enantiomer की कंडीशन क्या है? उनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए. ओके, सी अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा राइट हैंड है. अगर हम इसको आईने के सामने रखेंगे, मिरर के सामने, तो क्या होगा? ये लगेगा आपका लेफ्ट हैंड. अब ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर राइट हैंड रखो, पॉसिबल नहीं है कि वो उसका सुपर इम्पोज हो. ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH ये आपका है मीथेन. ओके, अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे, या आपने उसको मिरर इमेज के सामने मिरर के सामने रख दिया, तो ये पहला हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेगा C, देन H एंड H. अब उसको इस मीथेन को उठा के अगर आप इसके ऊपर रख देते हो तो ये परफेक्टली उसके ऊपर बैठेगा. मतलब कार्बन को मैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए मैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए मैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए मैच होगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए मैच होगा. तो ये है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. इसको हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. सेम हियर, देखो यहाँ पे ये OH, या आपने मिरर ले लिया. ओके, अगर आप इसको रोटेट करते हो तो इस तरीके से दिखेगा. मतलब अगर मिरर इमेज के बाद अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो ये इसके ऊपर परफेक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा. ओके, दिस इज अ एग्जांपल. बट नाउ हियर द मिरर इमेज ऑफ ब्यूटेन 2,3 डायोल्स, इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रोटेट होगा ये 180 में. 180 में रोटेट होने के बाद आपको इस तरीके से स्टिल द सेम, और ये सुपर इम्पोज हो गए. ओके, यहाँ पे क्या हो गया? OH के ऊपर हो गया, और ये इथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये है आपका सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड, एंड दिस इज अ हैंड इज लाइक अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. अंडरस्टूड? ओके, सो इनॉन्शियोमर के लिए कंडीशन क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए. मिरर इमेज उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो इनॉन्शियोमर है. अदरवाइज वो इनॉन्शियोमर नहीं है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसको हम और डीपली इसको डिस्कस करेंगे. सी, दिस इज द लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड में क्या होता है? देखो बच्चों, कि जैसे यहाँ पे आपने COH ले लिया, ठीक है, OH, H एंड CH3. नाउ टेक अ मिरर. अब इसके सामने आप मिरर रख दो, ये समझो मिरर है. तो मिरर दिखेगा तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन आपको दिखेगा. अगर हम आईने के सामने पहला खड़ा होते तो सबसे पहले हमारा नोज दिखेगा. ओके, तो ये पहला आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, फिर आ गया ये कार्बन, फिर ये आ गया OH, और फिर ये OH. इस सीक्वेंस में आपको ये दिखेगा. ठीक है,
अगर हम ऐसे खड़े हैं तो सामने पहले हमारा नोज दिखेगा, देन बैक साइड। ओके, तो सेम पहले हाइड्रोजन आपको दिखेगा मिरर के सामने। समझो कि आपने इसको मिरर के सामने खड़ा किया है। आपने क्या किया है, ये यहाँ पे एक मिरर लिया है और इस मॉलिक्यूल को मिरर के सामने खड़ा किया। तो पहला हाइड्रोजन मिरर के सामने, वही तो पहले हाइड्रोजन ही दिखेगा, उसके बाद कार्बन और कार्बन और फिर OH और फिर OH। हाँ, अब COH ऊपर नीचे नहीं होगा। हम आईने के सामने खड़े होते तो पाँव ऊपर नहीं जाते और सर नीचे नहीं आता है। क्या होता है बच्चों, हाँ यहाँ पे COH ऊपर ही रहेगा। ओके, ये हो गया COH ऊपर और CH3 नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहां से उठाओ और ट्राई करो इसके ऊपर रखने की। तो क्या होगा, COH, देखो COH को मैच करेगा, CH3 को मैच करेगा, बट एक चेंज यहां पे मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर प्लेस होगा। मतलब जब ऐसे ही उठा के जब आप उसको रखोगे तो OH के ऊपर आएगा और ये वाला OH H के ऊपर आएगा, जो मैच नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और यही इसी को हम कहते हैं इनॉन्शियमर। इसी को हम क्या कहते हैं, इनॉन्शियमर। ठीक है, तो ये है आपका इनॉन्शियमर। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्लस और माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका ये होगा, आपका माइनस होगा। सी हियर इज अ माइनस बिकॉज OH आपका लेफ्ट में है, जो सबसे हेवीएस्ट ग्रुप है लेफ्ट लेफ्ट में है। और अगर वो राइट में आता है तो उसको हम कहेंगे प्लस लैक्टिक एसिड। ओके, इसी को हम कहते हैं डी लैक्टिक एसिड और इसी को कहते हैं एल लैक्टिक एसिड। ओके, डी और एल, डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म भी कहा जाता है, प्लस और माइनस और डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म। ये हो गया आपका इनॉन्शियमर्स। डन, कंफ्यूजन है कुछ नहीं इसमें। देखो बच्चों, इनॉन्शियमर किसे कहेंगे, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, मींस दे डिस्टर्ब द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कॉल्ड इनॉन्शियमर। इनॉन्शियमर आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर नॉन इनॉन्शियमर मींस व्हाट, ऐसा सब्सटेंस जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ओके, ऐसा सब्सटेंस जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एक और कंडीशन आप नोट कर लेना, कंटेन कायरल कार्बन एटम। जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम होता है वो भी इनॉन्शियमर देता है, वो भी इनॉन्शियमर्स होते हैं। मतलब कायरल कार्बन जिसको हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसे कि आपका कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच है, जैसे देखो ये COH है, ये H है, ये CH3 है और ये OH है। चारों ग्रुप्स अलग अलग है। ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच होता है जिसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसको हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम जिसमें होगा, ओके, कायरल कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C एस्टेरिक मार्क से। जब भी C आपको एस्टेरिक मार्क में दिखेगा समझना वो असिमेट्रिक कार्बन एटम है और वो उसके वो इनॉन्शियमर्स शो करेगा, उसके आइसोमर्स जो बनेंगे वो इनॉन्शियमर्स शो करेंगे और वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो इनॉन्शियमर में एक एडिशनल चीज आप ये भी नोट कर लो कि इनॉन्शियमर्स के अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? असिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो इनॉन्शियमर में कुछ कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अनदर लास्ट, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स किसे कहते हैं? देखो, stereoisomers that are non mirror images and are non superimposable are called diastereomers। मतलब एक ही कंपाउंड के ऐसे आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उनके मिरर इमेजेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो उनके मिरर इमेजेस आपको लेने की जरूरत नहीं है।
ओके, यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए, ये क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए, जैसे कि डाई इराइथ्रोज, डाइथ्रियोज एंड डी इराइथ्रोज, डी थ्रियोज एंड डी इराइथ्रुलोज। ओके, ये तीन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि इनका मिरर इमेज लेने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली जो इनॉन्शियोमर में हम मिरर इमेज लेते हैं एक कंपाउंड का और फिर उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल शो करते हैं, तब जाके वो इनॉन्शियोमर्स बनते हैं। बट डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, विदाउट टेकिंग एनी मिरर इमेजेस, just you have to take 2 or 3 different examples and they are non superimposable but containing having same molecular formula. Okay, it's called what, diastereomers. Understood? Like a dierythrose, derythrose, d-threose and d-erythrulose. Okay, understood? So यहाँ पे students हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट यहाँ पे अभी हमने देख लिया है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म में हमने सारे कैटेगरीज डिस्कस किए, चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हमने देखा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, डबल बॉन्ड के पोजीशंस को चेंज किए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रखे बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट शो किए, जैसे कीटोन दिखाया, अल्डिहाइड दिखाया। उसके बाद हमने विनाइल अल्कोहल शो किया, कुछ इपॉक्सी कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स हमने शो किए। मेटामेरिज्म्स में हम लोगों ने रोटेशंस दिखाए। उसके बाद टॉटोमेरिज्म में हमने अल्फा हाइड्रोजन के लोकेशंस को चेंज किया, रीअरेंजमेंट की है। ओके, फिर हमने कंफर्मेशनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में थे और यहाँ पे अपोजिट साइड में थे ट्रांस में। फिर कंफर्मेशनल में हम लोगों ने कंफर्मेशन देखा जिसमें स्टैगर्ड्स एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन देखे। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में करस्पॉन्डिंग एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इक्लिप्स में क्लोज होते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड के बीच में एक रोटेशन होगा 60 डिग्री में। ये कोई फ्री रोटेशन नहीं होगा, वो रोटेट करेंगे एंड कम अगेन टू द ओरिजिनल प्लेस। ओके, तो ये कंफर्मेशन में हमें 2 कंफर्मेशन मिले, एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स। इसको शो करने के लिए हमने न्यूमन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस देखे। ओके, फिर हमने देखा कॉन्फिगरेशनल, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने इनॉन्शियोमर और डायस्टीरियोमर्स को देखा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब इन्वॉल्व होगा, जब उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा जिसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट आइसोमेरिज्म है। अब इसके आगे आप लोगों को 11th और 12th में आइसोमेरिज्म्स के कोई वैरायटीज या टाइप्स नहीं आएगी। ओके, तो आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आइसोमर्स को समझना है। ओके, अंडरस्टूड? सो नाउ थैंक यू वेरी मच।